हम देशवासी अपने सैनिकों को बहुत इज्जत देते हैं और उन्हीं की बदौलत हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सैनिक बॉर्डर पर तपती धूप कड़कड़ाती सर्दी में खड़े रहते हैं, युद्ध में सबसे आगे खड़े रहते हैं, दुश्मन देश और आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करते हैं। मगर कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो हमेशा दुनिया की नजर से दूर रहते हैं, पर उन्हीं की वजह से सेना हमारी सुरक्षा इतने अच्छे से कर पाती है। सेना को आतंकवादियों के बारे में बताते हैं कि कौन है और कहाँ छिपा है। दुश्मन देश की हरकतों पर नजर रखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है और कौन कब हमला कर सकता है। लड़ाई शुरू हुई तो कहाँ से होगी और बचने के लिए क्या किया जा सकता है। दुश्मन की क्या कमजोरी है, यही काम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का। रॉ नाम सुनते ही एक थ्रिल फील होता है ना। जासूस जो बुरे लोगों को मारते हैं और पर्दे के पीछे से देश की रक्षा करते हैं, जिन्हें हर किसी के बारे में सब कुछ पता होता है, जैसे जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी हो। जरूरी जान पड़े तो मार धाड़ भी करते हैं। ना जाने कितनी ही फिल्में बनाई गई हैं जासूस और जासूसी के ऊपर। सलमान खान की एक था टाइगर ही देख लीजिए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब रियल लाइफ के जासूस दुनिया के सामने आकर अपनी कहानी सुनाएं या फिर अपने कारनामों का क्रेडिट लें। जासूस बनने के एक जरूरी पहलू है घमंड ना करना और अपनी पर्सनल अचीवमेंट से ऊपर देश की सेवा को रखना। कुछ ऐसे ही थे रामेश्वर नाथ काव, एक ऐसा नाम जो गुमनाम होकर भी पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम था। वो काव ही थे जिन्होंने रॉ की नींव रखी। ये कहानी है द जेंटलमैन स्पाई मास्टर की। काव और उनके चुने गए ऑफिसर्स, जिन्हें काव बॉयज भी कहा जाता था, आज भी रॉ का हिस्सा हैं। कई ऑफिसर्स अब दुनिया में नहीं रहे, पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। विक्रम सूद के संकरन नायर, NF संटूक और गिरीश चंद्र सक्सेना जैसे जाने माने ऑफिसर काव द्वारा ट्रेन किए गए थे। रॉ को फॉरेन इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है। बांग्लादेश को बनाने में रॉ का बहुत बड़ा हाथ था। अगर इंदिरा गांधी के पास रामेश्वर नाथ काव और रॉ ना होता तो शायद सिक्किम को भारत का हिस्सा बना पाना इतना आसान नहीं होता। जो भी रॉ के बारे में जानता है या पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो गांव के बारे में जाने। आखिर वो रॉ के फाउंडिंग फादर जो ठहरे। भारत के आजाद होने के बाद देश के अंदर और बाहर इंटेलिजेंस का जिम्मा IB ने उठा रखा था। IB का पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंदिरा गांधी का मानना था कि IB पर बोझ कम करना चाहिए और एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए रॉ को 1968 में बनाया गया था। रॉ का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। सबसे अच्छे से पेश आने वाले, शराब से दूर रहने वाले और पूजा पाठ में यकीन रखने वाले रामजी काव रॉ के हर ऑफिसर को परिवार समझते थे। उन्हें उनके दोस्त और परिवार के लोग प्यार से रामजी ही बुलाया करते थे। रामजी के अंदर खूबसूरती और कर्मठता का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलता था। शर्मीले स्वभाव के थे, पर अकेले अपने दम पर पाकिस्तान और सिक्किम की सरकार हिला कर रख दी थी। उन्होंने रॉ ऑफिसर्स की पहली जनरेशन को अपनी देखरेख में डेवलप किया। उनके अच्छे बिहेवियर और चार्मिंग पर्सनालिटी को याद करके आज भी रॉ के कई बड़े ऑफिसर इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं कि रामजी बड़े हम्बल आदमी थे। रामजी गांव के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उन्हें बाहर की दुनिया से संबंध रखना कम पसंद था और रिटायरमेंट लेने के बाद वो बिल्कुल गायब से हो गए थे। ज्यादा फोटो नहीं खिंचवाते थे, पब्लिक स्टेटमेंट कभी नहीं दी, सिर्फ पूपल जयकर को एक इंटरव्यू दिया था। अगर किसी सरकारी फंक्शन में चले भी जाते तो चुपचाप पीछे बैठकर भीड़ में गुम हो जाते थे कि कहीं कोई पहचान न ले। उनके बारे में ज्यादातर जानकारी उनकी डायरी से मिलती है, जिसे वो कभी कभी लिखा करते थे। बची जानकारी उनके जूनियर और बहुत ही अच्छे दोस्त के शंकरन नारायण की लिखी किताबों में मिलती है। रामजी काव ने अपने लंबे करियर में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी की सुरक्षा को संभाला। कई देशों में काम किया, जैसे कि घाना और हांगकांग। 1968 में बनी रॉ को काव ने जमीन से खड़ा किया और उनकी एबिलिटी इस बात से देखी जा सकती है कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध रॉ के बिना नहीं जीता जा सकता था। उन्हें फ्रांस के मशहूर काउंट अलेक्जेंडर डे मारांशेस ने दुनिया के 5 सबसे बड़े इंटेलिजेंस चीफ में शामिल किया था। दुनिया के कई बड़े इंटेलिजेंस चीफ्स ने उनका लोहा माना था। सरकार, सेना और तो और तीनों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन थे रामेश्वर नाथ काव। भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया के लेजेंड थे काव।
उनका प्रभाव कुछ ऐसा था कि दलाई लामा भी उन्हें अपना दोस्त मानते थे। रामजी काओ से संबंध चीन के जाओ एनलाइन और ईरान के शाह से भी थे। घाना को अपनी खुद की फॉरेन इंटेलिजेंस ब्यूरो देने के श्रेय भी रामजी काओ को ही जाता है। घाना के राष्ट्रपति क्वामे निक्रूमा को उनके ऊपर इतना भरोसा था कि काओ को लगने लगा था कि कहीं वो निक्रूमा को निराश न कर दे। पर जहां दिन है वहां रात भी कभी न कभी तो होनी ही है। शेख मुजीबुर रहमान को ना बचा पाना एक दुखद हादसा था। इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या को ना रोक पाने के मलाल उन्हें अगले लगभग 20 सालों तक रहा। पर रामजी काओ ने एक सच्चे जासूस की तरह अपनी फीलिंग्स को अपने सीने में दफन कर लिया। ये प्रोफेशन इंसान को सबसे दूर कर देता है। इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। दाएं हाथ को बाएं हाथ की खबर नहीं लगती। रामजी काओ एक कश्मीरी पंडित थे और वो जब तक जिंदा रहे तब तक वो कश्मीरी पंडितों के हक में बोलते रहे और सरकार को उन्हें भूलने नहीं दिया। कभी किसी नेता की तरह आंदोलन में खड़े होकर नारे तो नहीं लगाए, ना धमकियां निकाली, पर अपने तरीके से जो कर सकते थे वो किया। जब तक जिए देश के लिए जिए और कभी शो ऑफ नहीं किया। स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं RN काओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर ऑडियो शो। यहाँ हम रॉ के सुनहरे इतिहास को देखेंगे और उसके सबसे बड़े नाम रामेश्वर नाथ काओ के जीवन को सेलिब्रेट करेंगे। रामेश्वर नाथ काओ का जन्म बनारस कैंट में 10 मई 1918 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। पिता द्वारिका नाथ काओ यूपी पुलिस में डिप्टी कलेक्टर थे। एक समय रामजी के दादा पंडित केदारनाथ काओ भी डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। तो कहा जा सकता है कि सरकारी अफसर बनना काओ परिवार के खून में ही था। काओ परिवार पूरे अवध में फैला हुआ था। रामजी के पूर्वज पंडित घसीराम काओ 18वीं शताब्दी में कश्मीर से दिल्ली आए थे। काओ परिवार खुशहाल था, पर समय की सबसे खूबसूरत और खौफनाक बात है कि वो बदल जाता है, कहीं भी कभी भी बिना बताए। शायद वक्त को इंसान को ढालना आता है, हम बेवजह ही उसे गालियां निकलते हैं। कहते हैं ना कि भगवान इंसान को उतना ही दुख देता है जितना वो सह सकता है। बचपन में ही हालत से लड़ने के हुनर ने छोटे रामेश्वर को RN काओ द रॉ चीफ बनाया। रामजी मुश्किल से 5 साल के रहे होंगे जब उनके पिता का 29 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। रामजी के भाई श्याम सुंदर अभी गोद में थे और माँ पर पहाड़ टूट पड़ा था। 25 की उम्र में विधवा हो गई थी। पिता को इतनी जल्दी खोने का छोटे रामजी पर बहुत गहरा असर पड़ा। परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। चाचा का बिजनेस कभी चलता तो कभी नहीं। इस वजह से काओ को अलग अलग शहरों में रहना पड़ा। बचपन से ही काओ ने कम में जीना सीख लिया था और एक मजबूत पर्सनालिटी की फाउंडेशन रखी जाने लगी थी। अलग अलग शहरों में रहना अक्सर एक इंसान को समय से पहले समझदार बना देता है। बड़ौदा में बिताया समय काओ को ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि ना उन्हें गुजराती आती थी और ऊपर से उनके नाम काओ को अंग्रेजी वाले काओ से जोड़कर उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। मोटा होने की वजह से उन्हें भूरी भैंस या आलू की बोरी कहकर बच्चे चिढ़ाते थे। काओ बड़े शर्मीले थे। कई बार ऐसा होता कि माँ खाने के पैसे देती, पर काओ कैंटीन तक जा ही नहीं पाते थे। वो अपनी डायरी में लिखते हैं, मुझे याद है कि मेरे साथ कई बार एक नौकर भेजा जाता था जो मेरे लिए खाना खरीद कर लाए। पब्लिक में ना खा पाने की शर्म मेरे अंदर आज भी है। मैं अब भी रेहड़ी या रेस्टोरेंट में खा नहीं पाता। शायद यही वजह रही होगी कि रामजी काओ हर किसी के साथ नरमी से पेश आते थे और कभी गुस्सा नहीं करते थे। जो खुद तकलीफ से गुजरे हैं वो वही तकलीफ किसी और को देना पसंद नहीं करते हैं। मुश्किल समय ने उन्हें वक्त से पहले बड़ा बना दिया। यही तो खूबी होती है महान लोगों की। कामयाब होने के बावजूद ना घमंड करते हैं और हम्बल रहते हैं। रामजी के लिए उनका परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उन्होंने अपने परिवार वालों को इम्पोर्टेंस के हिसाब से कुछ ऐसे लिखा था, माँ, पिताजी, ताऊ और आखिर में दादा दादी। अपने पिता के बारे में कहते हैं कि सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे और एक मन में तस्वीर है उनकी लालटेन के किनारे, बस इतना ही याद रह गया है। भाई से बहुत प्यार करते थे। दोनों भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता था। साथ ऐसा था कि जब श्याम सुंदर काओ अपने अंतिम समय में थे तो काओ ने साथ रहने के लिए बीमारी का बहाना किया। खुद भी अस्पताल में भर्ती हो गए। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और रामेश्वर काओ का पहले निधन हो गया।
पिता की मौत का दुख जिंदगी भर रहा और माँ में ही सारी हिम्मत और ताकत देखी। 1 साल बम्बई में बिताया और रामकृष्ण मिशन के हॉस्टल में रहे। अपना मोटापा दूर करने के लिए योग का सहारा लिया। वजन घटा तो इंटरेस्ट और बढ़ा। 15 साल की उम्र में योग की जो आदत पड़ी उनके साथ मरते दम तक रही। काओ ने हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और फारसी में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया और 1936 में पास हुए। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी और बम्बई में रहना मुश्किल होता जा रहा था, पर काओ को मजबूरी अपने साथ लखनऊ ले गई थी। इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और आगे कानून की पढ़ाई भी की। 50 रुपया मिलता था, माँ से 12 रुपए ट्यूशन की फीस, 8 रुपए हॉस्टल का किराया और 30 रुपए अपने लिए। साइकिल खरीद नहीं सकते थे तो सिर्फ शाम को टहल लिया करते थे। मौज मस्ती के नाम पर हफ्ते में एक दिन सिनेमा हॉल चले जाया करते थे। माँ कहती थी कि नौकरी कर लो और खर्च उठा पाना मुश्किल होता जा रहा है, पर गांव की जिद थी कि आगे पढ़ते रहेंगे। पुलिस में भर्ती होने की तैयारी भी साथ ही साथ चलती रही। रामजी काव खुद कहते हैं कि उनके परिवार के पास सिर्फ 500 रुपए बचे थे जब उनकी पुलिस में भर्ती हुई। ये चमत्कार से कम नहीं था। 1938 में जब मास्टर्स पूरा किया तो पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए थे। जब पुरस्कार लेने मंच पर गए तो अपनी स्वर्गीय दादी को याद करते रहे। स्टूडेंट लाइफ में ही उनके ऊपर जवाहरलाल नेहरू का बड़ा गहरा असर पड़ा। कानून की पढ़ाई करते वक्त नेहरू से कई बार मिलना हुआ। उन्हें क्या पता था कि कुछ सालों में वे नेहरू परिवार के भरोसेमंद बनने वाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काओ के सीनियर हुआ करते थे परमेश्वर नारायण, जो आगे चलकर इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। रॉ चीफ बनने के बाद काओ ने परमेश्वर के साथ मिलकर बांग्लादेश को आजाद करवाने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस एपिसोड में हमने जाना कैसे एक शर्मीले और सीधे लड़के ने मुश्किलों का सामना करते हुए, पैसे की तंगी से जूझते हुए भी अपने सपने को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा लगता है जब कोई इतनी मेहनत करे और बिना डरे या थके आगे बढ़ता रहे। काओ ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया था, मगर पुलिस में भर्ती मात्र हो जाने से तो कोई बड़ा नहीं बन जाता। हाँ, शादी ब्याह का मामला हो तो बात अलग है। अंग्रेजी हुकूमत में कैसे काओ को मुश्किल का सामना करना पड़ा और कैसे एक मामूली शख्स एक स्पाई मास्टर बनने की तरफ बढ़ चला, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। किस्मत हमेशा बलवान का साथ देती है। काओ के नसीब में ही था कुछ बड़ा करना। साल 1940 का था। पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे आए थे। रामेश्वर नाथ काओ अब पुलिस अफसर बनने वाले थे। अपनी डायरी में लिखते हैं, मेरी किस्मत थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। यूपी से 2 ही अफसर चुने जाने थे, पर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और भर्ती के लिए कम आवेदन थे, तो उन्होंने यूपी से एक और लड़का लिया और वो लड़का मैं था। काओ खुशी के मारे 7वें आसमान पर थे और जैसे हर नव युवक नौकरी लगने के बाद खुश होता है, तो काओ की खुशी समझी जा सकती है। ट्रेनिंग के लिए मुरादाबाद के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जाना था। वर्दी बनवानी थी, नए बूट लेने थे। यही खर्चा सुखद था और काओ का पूरा परिवार खुश था। माँ की तपस्या सफल हो गई थी। काओ किताबों से जुड़े इंसान थे। अंग्रेजी साहित्य पढ़कर आए थे, तो जितना भी अंग्रेजी को समझते थे किताबों से समझते थे। शेक्सपियर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आदि को पढ़ने वाले काओ कहाँ जानते थे कि उनका पाला किससे पढ़ने वाला है। जब अंग्रेज अफसर से सामना हुआ तो पेड़ से गिरे। काओ लिखते हैं कि पुलिस में कम पढ़े, बदतमीज और गालियां बकने वाले अफसर मिले जो ज्यादातर अकड़ में रहते थे और सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब किसी इंसान को फैज अहमद फैज या अहमद फराज पढ़ाकर पाकिस्तान भेज दिया जाए तो शायद वो भी पाकिस्तानी सेना से मिलने के बाद यही कहेगा। अंग्रेज पीने के शुरू से शौकीन, जब पता लगा कि काओ को पीने में जरा सी दिलचस्पी नहीं है तो काफी नाराज हुए। धीरे धीरे उन्होंने काओ के संत जैसे जीवन की आदत डाल ली। शायद यही वजह थी कि काओ को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में शराब के इस्तेमाल पर नजर रखने का काम मिला। नतीजा ये हुआ कि काओ ने बिना पिए ही अलग अलग ब्रांड की शराब के बारे में सीख लिया। ये जानकारी उन्हें विदेशों में काफी काम आई। जब भी मेहमान काओ के घर आते तो वो उन्हें रेयर ब्रांड्स की वाइन ऑफर करते। थोड़ा हास्यास्पद है कि एक आदमी जो पीता नहीं था पर शराब घर में जरूर रखता था। काओ बताते हैं कि कैसे भारतीयों के साथ एकेडमी में सौतेला व्यवहार होता था। भारतीय खाने की बेइज्जती की जाती थी। भारतीय संगीत बजाने की इजाजत नहीं थी।
चाहे कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, पर कड़ी निगरानी में रहने जैसा महसूस होता था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी। कई अखबार जो भारतीय आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे, उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। कोई फंक्शन होता तो सीनियरों के जाने का इंतजार करते हुए ही सुबह के 3 बज जाते और 5 बजे सुबह फिर उठना पड़ता। भले ही पुलिस अंग्रेजी सरकार का नमक खाकर भारतीयों पर लाठी चलाती थी, पर वो भी अंदर से उसी दुख से गुजरे थे जिससे आम आदमी को दो चार होना पड़ा रहा था। अंग्रेजी अफसर अक्सर भारतीय पुलिस अफसरों को भारतीय लोगों से बदतमीजी करने के लिए उकसाते थे। गलती कुछ हद तक भारतीय अफसरों की भी थी, जो भेड़ चाल चलते और अंग्रेजों की नकल करते। इंसान को हमेशा अपने से बड़े और बेहतर दिखने वाले की नकल करने की आदत होती है। बड़े आदमी की नकल करना हमें खुद बड़े होने का एहसास करवाता है। यही सही है या गलत, ये सोचने का जिम्मा मैं आपको सौंपता हूँ। काओ की ट्रेनिंग लगभग 1 साल चली, जिसके बाद उन्हें कानपुर में पोस्टिंग मिली। कुछ समय बाद उनका लखीमपुर खीरी तबादला हो गया और वो देश आजाद होने तक वहीं काम करते रहे। वहां से काओ को 1947 में आईबी में भेज दिया गया। एक साधारण पुलिस अफसर अब एक स्पाई मास्टर बनने वाला था। एक बहुत लंबे और सुनहरे सफर की शुरुआत होने वाली थी। यहाँ पर थोड़ा आईबी का इतिहास जानना भी जरूरी है। साल 1887 में अंग्रेजों ने एक सेंट्रल स्पेशल ब्रांच नाम की एजेंसी बनाई, जिसे भारतीय नेताओं पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। कांग्रेस का 2 साल पहले ही गठन हुआ था, तो अंग्रेजों को ये जरूरी लगा कि पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। सीएसपी ब्रिटिश सरकार के लिए जासूसी का काम करती थी। कई बदलाव के बाद आईबी को अपना रूप मिला साल 1920 में, जब इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस आईपीआई की स्थापना हुई। आजादी के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आईबी रख दिया गया। ये बदलाव सिर्फ नाम का था, क्योंकि स्ट्रक्चर लगभग वही था। अंग्रेजी सरकार तो आईबी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती थी। भारतीय नेताओं की जासूसी करना, गिरफ्तार करना और अन्य काम। आजाद भारत के सबसे पहले डायरेक्टर बने टी.जी. संजीवी पिल्लई। पिल्लई ने 3 साल के कार्यकाल में आईबी के अंदर भारतीय अफसरों की संख्या बढ़ा दी। आजादी से पहले आईपीआई में सिर्फ ब्रिटिश अफसर थे और कुछ मुसलमान अफसर थे। पिल्लई ने हिंदू अफसरों को जगह दी ताकि आईबी भारत की और भारतीयों की लगे। काओ जब आईबी में आए तो उनके सबसे करीबी थे भोलानाथ मलिक, जो 1950 से 1964 तक आईबी के डायरेक्टर रहे। इस समय में काओ को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा में लगा दिया गया। यहाँ से काओ की और नेहरू परिवार की करीबी बढ़ने लगी। नेहरू खुद दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते और काओ को उनके साथ रहकर अलग अलग संस्कृतियों से सीखने को मिला। नेहरू काओ पर भरोसा करते थे, क्योंकि भोलानाथ मलिक को काओ पर भरोसा था। साथ ही साथ नेहरू ने काओ के काम ज्यादा और बात कम वाले अंदाज को भांप लिया था। वीआईपी सुरक्षा में रहने की वजह से काओ नेहरू के साथ काफी समय बिताने लगे थे। इसी बीच एक घटना घटी जिसने दुनिया को सख्ती में ले लिया। भारत का कश्मीर प्रिंसेस विमान प्रशांत महासागर या कहीं पैसिफिक ओशन में क्रैश हो गया था। इस क्रैश की जांच का काम रामेश्वर नाथ काओ को दिया गया। भारत और चीन करीब हुआ करते थे, तो साथ जांच करने का फैसला किया गया। काओ ने चीनी एजेंसी से जासूसी के बारे में बहुत कुछ सीखा। साथ ही साथ उन्हें जाओ एनलाइन के साथ भी समय बिताने का मौका मिला। अगले एपिसोड में जानेंगे कश्मीर प्रिंसेस विमान के गिरने की कहानी और काओ का इसकी जांच से संबंध।